हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। आज जेपीएससी जैट पेपर 1 में आज हम लोग देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, शोध पत्र, रिसर्च आर्टिकल। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना पड़ेगा, शोध पत्र लिखना पड़ेगा। ये आपके नियुक्ति में भी जरूरी है और प्रमोशंस में तो जरूरी है ही। अगर आपको प्रमोशंस चाहिए तो शोध पत्र जरूरी है लिखना आपको। इसको रिसर्च आर्टिकल बोलते हैं या शोध पत्र। जो आज इसी के बारे में A to Z समझेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, रिसर्च पेपर में कौन कौन से एलिमेंट नेसेसरी है जो आपके रिसर्च पेपर में रहने चाहिए। और ये आपके जेट पेपर 1 के सिलेबस में शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको यही करना है। इसीलिए आपके सिलेबस में भी शामिल किया गया है, जो कि यूजीसी नेट के भी सिलेबस में ये चीज है ना। तो और हम आप सभी के लिए प्रयास ये कर रहे हैं, इस प्रकार से पेपर 1 को पढ़ा रहे हैं कि पेपर 1 को हलवा बना देंगे। हलवा कैसे खाते हैं ना, कितना इजी हलवा बनाना। अगर आपको शॉर्टकट में खाना बनाना है तो सबसे आसान है हलवा बना दीजिए, तुरंत बन जाएगा। तो बस पेपर 1 को हम आपके लिए हलवा बना देंगे, ठीक है। और हलवा बना रहे हैं। और अगर आप खाना चाहते हैं ना, यानी पेपर 1 को हलवा स्टाइल में खाना चाहते हैं, शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप YouTube पे हमारे क्लासेस को देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, अगर आपको वीडियो भी चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए कि नहीं, हमको नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए। अगर आपको नहीं सर प्रैक्टिस सेट भी करा देते तो प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, है ना, प्रैक्टिस सेट चाहिए। आपको चाहिए नहीं लाइव क्लास भी हम कर लें सर, लाइव क्लास भी कर लें, है लाइव क्लास भी चाहिए। आपको चाहिए सर कि हम लाइव नहीं जुड़ पाए तो क्लास रिकॉर्ड रहे, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी चाहिए, ठीक है। तो सब अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कहां पे? हमारे ऐप पर, ठीक है, ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप पेपर 1 को हलवा स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, है ना, तो आप हमारे ऐप को अभी डाउनलोड करें, जिसका लिंक कहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने लिंक दे दिया है। उस लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है कहां पर, डाउनलोड हो जाएगा तब स्टोर, STORE स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। आप देखना चाहेंगे तो चलिए दिखा दूं आपको। ये आपके मोबाइल पे ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, ऐसा स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए स्टोर लिखा हुआ है, STORE स्टोर। आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद स्टोर सेक्शन पे आइएगा, ऐसे ही सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। देखिए MP सेट का कोर्स है, जेटेड का कोर्स है, इसी प्रकार अलग अलग पॉलिटी, यहाँ अलग अलग विषय का कोर्स चल रहा है, यूजीसी नेट का है। फिर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज में जाइएगा। व्यू ऑल कोर्सेज में इसके नीचे आपको जेट का बैच मिलेगा। देखिए यहाँ पर जेट का बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से जेट का बैच स्टार्ट हो गया है। आपको क्या चाहिए, जेट पेपर 1, तो पेपर 1 के लिए भी है। और फी का तो बात ही मत बोलिए, फी हमने रखा ही नहीं है कुछ, बिल्कुल आसानी से हर किसी के लिए अफोर्डेबल। ये पेपर 1 का कोर्स है, इसको क्लिक कीजिएगा, इसमें आप एंट्री पा सकते हैं। ये पेपर 2 हिस्ट्री का बैच चल रहा है, यहाँ भी फी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ भी क्लिक कीजिएगा, पेपर 2 हिस्ट्री में एंट्री हो जाएगा। यहाँ जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी का चल रहा है, तो जेट पेपर 1, पेपर 2 जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या फिर गूगल प्ले स्टोर में भी जाकर आप क्या लिखिएगा, मैं आपको दिखा दूं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना पड़ेगा साथियों, गूगल प्ले स्टोर में जाकर ये इस प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर 1, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं ना, ये आपको लिखना होगा एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आपको कोई दिक्कत हो कोर्सेस में लेने में, एंट्री करने में, तो 7541840154 पर आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको सारी बातें बता दी जाएगी, सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए, इधर उधर की बातें हो गई, आपको प्लेटफॉर्म ने बता दिया। अब सीधे चलते हैं
हम अपने पढ़ाई पर, आज जो हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। ठीक है, आज जो पढ़ना है उस पर आते हैं, और ये हमारा टॉपिक है आज की शोध पत्र क्या है, रिसर्च आर्टिकल क्या है, आज इसी के बारे में जानेंगे साथियों। ठीक है, A to Z। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो शोध पत्र क्या है, व्हाट इज रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर क्या है, इसको पहले हिंदी में समझिए, हिंदी में इसको समझते हैं। यह क्या है रिसर्च पेपर। तो शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर एक वैज्ञानिक तार्किक और व्यवस्थित लेख होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी समस्या, विषय या प्रश्न पर गहन अध्ययन, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यह लेखक के स्वयं के शोध पर आधारित है, यह उनका खुद का शोध, खुद का रिसर्च पर आधारित होता है, व्यक्तिगत होता है ना। हम किसी भी चीज पर रिसर्च कर सकते हैं जो समस्या हम देख रहे हैं। यह वैज्ञानिक होता है, तार्किक होता है, व्यवस्थित होता है, समस्या या किसी विषय से संबंधित होता है, उस पर गहन विश्लेषण होता है, बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी को अगर हम ऐसे समझें इंग्लिश में तो ऐसे कर सकते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, जो बोर्ड लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका मैचिंग में आएगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रश्न दिया जाएगा एमसीक्यू, उसमें से कौन सा शोध रिसर्च के बारे में यानी शोध पत्र के बारे में, रिसर्च आर्टिकल के बारे में सही है, कौन सा गलत है, ये आपको समझने में आसानी होगा। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ए रिसर्च पेपर इज ए सिस्टमैटिक है ना, इधर उधर नहीं, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड स्कॉलरली डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स ओरिजिनल रिसर्च, कॉपी कट पेस्ट नहीं, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टॉपिक, यानी फाइंडिंग्स रहेगा उसमें। ठीक है, फाइंडिंग्स रहेगा। ये जो हमने सर्कल कर दिया है या अंडरलाइन कर दिया है, इन सभी पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। एक रिसर्च आर्टिकल में ये चीजें रहेंगी ही रहेंगी, और जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा ये सारे वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब ऑप्शन मिलेगा ना, ऑप्शन में लगेगा ये सब तो सही ही है, रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हुआ तथ्य नजर आ, लेकिन उसमें से कुछ अलग चीज डाल देगा, ये सब जिसमें रहेगा वही शोध पत्र का हमारा अंग है, रिसर्च आर्टिकल का अंग है, और बाद बाकी चीजें इसका अंग नहीं है। वो आपको किसी और कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन उसको छांटने में मदद करेगा या फिर इसको चुनने में मदद करेगा, कौन सा शोध पत्र से जुड़ा हुआ तथ्य है, इसको चुनने में भी ये मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शोध पत्र की परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं, इसको डिफिनेशंस को अगर और हम अच्छे से देखें तो शोध पत्र क्या है, यह लिखित, यह कभी भी मौखिक नहीं होता है। ठीक है, शोध पत्र जब भी होगा लिखित होगा, यह लिखित प्रस्तुति है। ठीक है, जिसमें शोधकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्य, विधि, विश्लेषण और निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह एक लिखित होता है जिसमें शोधकर्ता क्या बताता है, हम इसको क्यों रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, फिर वो मेथड बताता है किस किस मेथोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका फिर एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और फिर अपना एक निष्कर्ष देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोध पत्र कहते हैं। अगर इसको हम ऐसे समझें अंग्रेजी भाषा में तो यहां पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि रिसर्च पेपर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये रिटन है। ठीक है, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट, बिल्कुल सिस्टमैटिकली प्रेजेंट होगा द ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये चार चीजें देख रहे हैं आप, सिस्टमैटिकली, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, ये चीजें रहेंगी ही रहेंगी किसी भी रिसर्च पेपर में। यानी कह सकते हैं रिसर्च पेपर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट सिस्टमैटिकली प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यानी एक रिसर्च पेपर में ये सारी चीजें शामिल रहती है और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट रहती है। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से अनिवार्य तथ्य शामिल रहते हैं, एक रिसर्च पेपर में कौन कौन से अनिवार्य तथ्य शामिल रहते हैं जो कि किसी भी रिसर्च पेपर में जरूरी है,
तभी वो अच्छा रिसर्च पेपर माना जाएगा। आपको पता है ना कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश करना पड़ता है अच्छे जर्नल में। तो अच्छे जर्नल में आपका रिसर्च पेपर तभी पब्लिश होगा जब इसमें ये सारे एलिमेंट रहे। अभी जो एलिमेंट बताने वाला हूं, ये सारे एलिमेंट अगर आपके रिसर्च पेपर में है तभी वो जो अच्छे बेस्ट जर्नल ऑफ इंडिया है, भारत का जो बेस्ट जर्नल है ना, वहां वो पब्लिश हो पाएगा, नहीं तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बेस्ट जर्नल्स में अगर पब्लिश कराना है तो ये सारे एलिमेंट उसमें रहने चाहिए। और एक चीज बता दूं, अगर आपका अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं है ना तो फिर आपको नंबर भी नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका प्रमोशन हो पाएगा, ना ही आपका जो जाईपीआई बेस्ड है वहां आपकी नियुक्ति भी हो पाएगी, क्योंकि आपको पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए अच्छे बेस्ट रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराने के लिए ये सारे एलिमेंट आपके रिसर्च पेपर में होने चाहिए। ये आप जेट पास करने के लिए भी जरूरी है और आगे के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, शीर्षक। आपके रिसर्च पेपर में एक बहुत ही कह सकते सार गर्भित शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक यानी टाइटल शोध पत्र का संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय केंद्रित परिचय होता है। टाइटल क्या होता है, किसी भी शोध पत्र का संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय केंद्रित परिचय होता है। यह पाठक को बताता है कि शोध किस विषय पर आधारित है। यानी आपका रिसर्च टाइटल ऐसा रहे कि उसको पढ़ के ही समझ जाए कि आखिर ये काम क्या करना चाहता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या पाना चाहता है, क्या इसका फाइंडिंग्स है। आपका टॉपिक यानी जो आपका टाइटल है बहुत ही यूनिक होना चाहिए और बिल्कुल पूरा आपका जो रिसर्च है ना उसको वो परिभाषित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के टाइटल को डिसाइड किया जाता है। द टाइटल गिव्स ए क्लियर, ब्रीफ एंड फोकस्ड आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द रिसर्च। ये पूरी तरह क्लियर, एकदम संक्षिप्त और फोकस, एकदम बिल्कुल केंद्रित, आपका जो रिसर्च टॉपिक है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। इस प्रकार का हमें टाइटल चुनना चाहिए साथियों। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है 2 नंबर पे क्या रहेगा, 2 नंबर पे आपका सारांश रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट। 2 नंबर पे जैसे आप रिसर्च टाइटल लिख देंगे, ऊपर में टाइटल लिखे, इसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट सारांश जिसको बोलते हैं, पूरे शोध पत्र का संक्षिप्त रूप, पूरा शोध पत्र का संक्षिप्त रूप। ठीक है, यहाँ सारी चीजें आ जाएगी। आपका जो मेथोलॉजी है वो भी जिक्र करना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी जिक्र करना है, सबको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखना है। इसको सारांश बोलते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य भी रहेगा, मेथोलॉजी विधि भी रहेगा और क्या आपका कंक्लूजन रहने वाला है, ये सबको आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर समझाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये सारी चीजें शामिल करनी है, तभी एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। यानी एन एब्स्ट्रैक्ट इज ए ब्रीफ समरी ऑफ द इंटायर रिसर्च पेपर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स का भी, मेथोलॉजी का भी और आपका जो फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन है, उसका भी ब्रीफ करना है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बता देना है ताकि आपका एब्स्ट्रैक्ट को सब पढ़कर ही लोग आपके पूरा रिसर्च आर्टिकल को समझ लें। जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं ना वो सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। जैसे अगर आपका चावल बना या नहीं है ना, अगर घर में चावल बनता है तो जो मम्मी लोग होती है ना, वो क्या करती है, चावल जब बनता सारा चावल को निकाल के पीसती है, क्या देखती है कि हाँ ये सिजा की नहीं, फिर ये वाला सिजा की नहीं, बस 4 दाना निकालती है, समझ जाती है चावल पक गया है, अब इसको खाने लायक है ना। तो उसी तरह जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं इसका रिसर्च आर्टिकल कैसे। पहले तो वो आपका टाइटल देख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, मेन कौन कौन सा कंटेंट आपने डाला है, क्या लिखा मतलब नहीं, कौन कौन सा हेडिंग बनाया उसको समझ जाएंगे और आपके रिसर्च को यस या नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन। लेकिन और एक चीज जोड़ना चाहेंगे जो हालांकि हर एक रिसर्च में आजकल ऐड किया जाता है, कीवर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्ट के बाद डाल देना है। कीवर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्ट के बाद डालना चाहिए, कीवर्ड्स ये भी जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन के बीच, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ाया उसके नीचे और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग अभी इंट्रोडक्शन, इसके बीच में आपका कीवर्ड रहेगा। ठीक है, इसके बीच में क्या रहेगा, कीवर्ड्स में क्या करेंगे, मेन आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके मेन पॉइंट को हम लोग कुछ वर्ड को, कीवर्ड्स में कुछ वर्ड को, है ना, मिनिमम 5 से 7, आपका मिनिमम 5, 7, 8 भी दे सकते हैं, कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मेन पार्ट है, मेन पेटी है,
जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इस भाग में आपको समस्या का परिचय देना है, शोध की आवश्यकता बताना है और पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है पूरा डिटेल्स में, ठीक है। द इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन्स द बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है जो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और इस स्टडी का क्या महत्व है, यानी बैकग्राउंड, इसके पीछे की कहानी बतानी है। रिसर्च का क्या प्रॉब्लम है इसलिए रिसर्च कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस यानी इसका क्या महत्व होगा, ये आपको इसमें देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, शोध समस्या, है ना। शोध समस्या, शोध समस्या भी आपके रिसर्च आर्टिकल में होना चाहिए, वो क्लियरली होना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, शोध समस्या वह मुख्य प्रश्न है जिसका समाधान शोध द्वारा किया जाता है। ये आपको समस्या का जिक्र करना है, ये समस्या का आपको जिक्र करना है। द रिसर्च प्रॉब्लम इज द सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी सीक्स टू आंसर, जो आप आंसर पाना चाहते हैं वही है समस्या, जिसका आप आंसर पाना चाहते हैं वही आपका समस्या भी है। तो इसीलिए आपको यहां पर अच्छे से इसको करना है। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो बहुत जरूरी है। अगला शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है। अगला जो आपको होना चाहिए ऑब्जेक्टिव डालना पड़ेगा कि हमारा शोध का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये आपके रिसर्च पेपर होना चाहिए। उद्देश्य बताते हैं कि शोधकर्ता क्या जानना चाहता है या क्या सिद्ध करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द रिसर्चर एम्स टू अचीव, इसका लक्ष्य क्या है, क्या ये प्राप्त करना चाहते हैं थ्रू द स्टडी, इस स्टडी के माध्यम से क्या प्राप्त, ये आपका पूरी तरह शोध का उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए साथियों। इसके बाद आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा, यानी जो आप जिस टॉपिक पे काम करें, जिस टाइटल पे काम करें, उस टाइटल में पहले से कितने रिसर्च हुए हैं उसका आपको अध्ययन करना है। सभी शोधों का अध्ययन करना है और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से नहीं, आलोचनात्मक तरीके से क्रिटिकल रिव्यू करना है आपको, ठीक है। जितने भी शोध हो चुके हैं उसका आपको अध्ययन करना है, तभी आपको रिसर्च गैप मिलेगा कि हमको किधर जाना है। यानी इट इन्वॉल्व्स ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडी, जो पहले इस पर शोध हो चुके हैं उस शोध पत्रों का आपको अध्ययन करना है, चाहे ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, आपको अध्ययन करना है। और इसी को कहते हैं साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। और आपको रिसर्च पेपर में जिक्र करना होगा कि हमने इन चीजों को पढ़ा है, इस शोध पत्र को पढ़ा है, इस रिसर्च आर्टिकल को पढ़ा है, उसमें उसका राइटर का नाम, पेज नंबर समेत आपको वहां पर जिक्र करना होगा। और कुछ वर्ड को, लाइन्स को, आप सेंटेंस को कोट भी कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। अगला फिर आपको शोध परिकल्पना आपके रिसर्च आर्टिकल में होना चाहिए, शोध परिकल्पना। लेकिन एक चीज बता दूं, बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं ना, वो हाइपोथेसिस का यूज हर एक आर्टिकल में नहीं करते हैं, उस पर हम लोग डिटेल जब बात करेंगे बताएंगे। बिना हाइपोथेसिस का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो अच्छा रिसर्च होता है ना, वह हाइपोथेसिस जरूरी होता है। लेकिन अधिकतर जगह बिना हाइपोथेसिस का भी हो जाता है, शोध पत्र में विशेषकर, ठीक है। पीएचडी में हाइपोथेसिस चाहिए, लेकिन रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस बहुत मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो शोध परिकल्पना, यानी कह सकते हैं परिकल्पना शोध का अनुमानित उत्तर होता है। आप जान रहे हैं अनुमानित उत्तर होता है, परिकल्पना शोध का अनुमानित उत्तर होती है, जिसे परीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाता है। यानी क्या हो गया, जो हमारा हाइपोथेसिस है, आप जान रहे हैं, पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस होता है क्या, जब आप समस्या क्रिएट जो हुआ है उसको समझ गए, समस्या को जब आप समझ गए तो उसका एक आपको संभावित समाधान नजर आएगा, है ना। संभावित कि इसका समाधान ये होगा, हमारा फाइंडिंग्स ये होगा, जो संभावित आपका आंसर है, संभावित कंक्लूजन है, वही हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में भी ये हो सकता है कि आपका जो संभावित समाधान आप सोचे हैं, हाइपोथेसिस जो आप सोचे हैं, इसके अगेंस्ट भी जा सकता है ना, इसके अगेंस्ट भी जा सकता है आपका कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो कंक्लूजन आएगा वो बिल्कुल लॉजिकली आना चाहिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है, जिसको हमने पिछले बार कहा H0 हाइपोथेसिस और H1 हाइपोथेसिस। तो वो H1 हाइपोथेसिस हो जाएगा
अगर इसके अगेंस्ट में आ जाएगा जो आपका हाइपोथेसिस है और कंक्लूजन उसके अगेंस्ट में आ गया तो उसको हम लोग H1 हाइपोथेसिस कहते हैं, और अगर इससे मिल गया तो उसको H0 हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा की है, आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। यानी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस को अगर ऐसे समझे, ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव assumption दैट इज टेस्टेड थ्रू रिसर्च। हमारा जो है टेंटेटिव वो एजम्पशन है कि इसका परिणाम ये होगा, और इसको फिर रिसर्च के थ्रू इसको जांच करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगला जो है आपका रिसर्च आर्टिकल में शोध पद्धति का जिक्र होना चाहिए, है ना, रिसर्च मेथोलॉजी का जिक्र होना चाहिए। क्या हम रिसर्च जो कर रहे हैं किस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, किस मेथोलॉजी का उपयोग करके कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी में चाहे आप इंटरव्यू प्राइमरी डाटा ले रहे हैं, सेकेंडरी डाटा का ज्यादा यूज कर रहे हैं, या इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, है ना, क्वेश्चनायर कर रहे हैं, इन सभी का आपको जिक्र करना होगा इस पार्ट के अंतर्गत। शोध पद्धति रिसर्च मेथोलॉजी में, इसमें शोध की विधि, नमूना, उपकरण, तकनीकी का विवरण देना होता है। रिसर्च मेथोलॉजी एक्सप्लेन्स द मेथड्स, टूल्स, सैंपल एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द स्टडी। और पिछले क्लास में भी हमने बताया था रिसर्च मेथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पहले तथ्यों को सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग का भी हमने तरीका बताया था कि दो टाइप का सैंपलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। उस सैंपलिंग हो गया। सैंपलिंग में जो दोनों का फिर अलग अलग टाइप था, पिछले क्लास में हमने बात करी थी इस बारे में। इसके बाद सैंपलिंग के बाद फिर वो डाटा कलेक्शन करते हैं, तो डाटा में प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसका सभी चीजों को यहाँ पर आपको जिक्र करना होगा शोध पद्धति में। ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी में जिक्र करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या करना है, इसी से मिलता जुलता था आपका डाटा एनालिसिस। इसके बाद हम लोग जो हमारे पास डाटा है ना उसका एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत होगा तो हम यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, उसके लिए जरूरत होगा हम यहाँ पे उसको अलग अलग तरीकों से टेबल या चार्ट बनाकर भी उसको दिखाएंगे। ये सभी डाटा का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जब तक डाटा का विश्लेषण नहीं करेंगे हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, डाटा का विश्लेषण करेंगे, उससे हम लोग कंक्लूजन पे जा सकते हैं। कलेक्टेड डाटा, जो आप कलेक्ट डाटा किए हैं उसको एनालाइज यूजिंग टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, या स्टैटिकल जो भी मेथड अपनाना हो हम अपनाएंगे, और उसका हम लोग तभी फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे। और अब हमारा लास्ट पार्ट की ओर हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि अब हमारा डाटा का जब एनालिसिस करते हैं इसके बाद क्या रहेगा, कंक्लूजन ही डालना है। कंक्लूजन आपका लास्ट में हो जाएगा, निष्कर्ष, समझ रहे हैं, यही आपका मेन है, फाइंडिंग्स है, ये आपका फाइंडिंग्स है, की फाइंडिंग्स है। आपका कंक्लूजन में वो दिखना चाहिए कि आपने क्या प्राप्त किया। यानी निष्कर्ष शोध के मुख्य परिणामों और समाधान को प्रस्तुत करता है। मुख्य परिणाम और इसका क्या समाधान है, समस्या है तो उसका क्या समाधान है, उस पर केंद्रित होता है आपका निष्कर्ष। और निष्कर्ष के बाद आपका लास्ट में डालना चाहिए रिफरेंसेस, या इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, रिफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी, जो आपने जिस लिटरेचर का रिव्यू किया है, जिस जर्नल का रिव्यू किया है, पुस्तक का रिव्यू किया है, उन सभी का जिक्र, उनके पेज सहित, उनका पब्लिकेशन का डेट सहित सब आपको देना होगा। और इसका रिफरेंसेस किस प्रकार लिखा जाता है ना, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है इसका, ठीक है, अलग अलग पद्धति है, साइटेशन क्या होता है, इन सभी पर एक अलग वीडियो में जब हम लोग अब थीसिस किस प्रकार लिखा जाता है उस पर जो अगला वीडियो बनाएंगे ना उसी पर हम लोग बात करेंगे। रेफरेंस कितने तरह का होता है, किस तरह रेफरेंस का हमें प्रयोग करना चाहिए, ये हम लोग अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें रहनी चाहिए। अगर इसको हम लोग पूरा संक्षिप्त में समझेंगे तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, और भी अलग तरीके से, जैसे कि अगर हम इसको शॉर्ट में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ऐसे आप ले लीजिए कि एक रिसर्च आर्टिकल में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, इसको आप चाहें तो ये शॉर्ट कट के लिए आपका हो गया। सबसे पहले सारांश होगा, फिर भूमिका होगा, शोध समस्या, उद्देश्य, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना, शोध पद्धति, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और संदर्भ, यानी एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, मेथोलॉजी, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, ये आपका रहेगा संक्षिप्त में। अब हम लोग समझेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को समझेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, आपका रिसर्च पेपर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अब उस पर हमारा रहेगा कि आज हमको इसको कंप्लीट करना है। पहला देखिए, मौलिकता होनी चाहिए। आपका रिसर्च पेपर मौलिक होना चाहिए, तभी ये पब्लिश होगा अच्छे जर्नल्स में। शोध पत्र में प्रस्तुत किए गए विचार जो है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए।
निष्कर्ष या विश्लेषण नया और मौलिक होना चाहिए, न कि दूसरों के कार्य की नकल। दूसरों के कार्य का नकल नहीं होना चाहिए, दूसरे से आपका मिलना नहीं चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मौलिकता यानी कह सकते हैं कि रिसर्च पेपर मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल आइडिया फाइंडिंग्स और एनालिसिस। बिल्कुल आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट मेयर रिपीटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क। जो पहले से है उसी टॉपिक से मिलता जुलता, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पहला आपका विशेषता है। दूसरा विशेषता वैज्ञानिक पद्धति से ना, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक हो, साइंटिफिक तरीके से हो और सिस्टमैटिक तरीके से आपका हो। शोध पत्र एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार लिखा जाना चाहिए, यानी रिसर्च पेपर फॉलोज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स। इसके बाद उद्देश्य परक हो, आपका उसमें उद्देश्य जैसे आप पहले हमने कहा कि एक उद्देश्य रहना चाहिए, शोध पत्र क्यों लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए। तथ्य परक फैक्चुअल एक्यूरेसी, जो भी आप डाटा दे रहे हैं, जो भी फैक्ट दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, है ना। कुछ डाटा इधर से उधर उठा के नहीं, बिल्कुल सही डाटा, ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, ताकि आप शोध पत्र में जो तथ्य, आंकड़ा और प्रमाण दे रहे हैं वो 100% सही हो। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डाटा एंड एविडेंस, और जहां तहां से नहीं, नेट से उठा के नहीं, उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसका DOI नंबर भी होता है, उन सभी चीजों का आपको यूज करना पड़ेगा। और अगला है तर्क संगत, ये हो गया इसका विशेषता। लॉजिकली होता है कि लॉजिकली रीजनिंग, यानी कि उसको तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से रखें हम चीजों को, ये इसकी विशेषता हो गई। विशेषता के बाद हम लोग देखेंगे इसके कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट विशेषता में स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, संदर्भों का उपयोग हो, यानी हम रेफरेंस का प्रयोग करें। हालांकि इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी उसका फिर से उपयोग किया जा सके, रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए कि अगला रिसर्चर फिर इसको यूज कर सके ना। समस्या केंद्रित हो, प्रॉब्लम तो होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च होगा। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो रिसर्च कैसे कीजिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए ये। इसके बाद अब हम लोग देखें शोध के प्रकार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, ठीक है। विशेषता और जो मेन एलिमेंट था शोध पत्र का, दोनों मिलता जुलता चीज है, उस पर हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे शोध पत्र के प्रकार। मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं शोध पत्र। कितने होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे तो ये 8 प्रकार का हो जाता है। पहला है सैद्धांतिक शोध पत्र। सैद्धांतिक शोध पत्र किसको कहते हैं? जिसको यानी थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर किसको बोलते हैं? यह शोध पत्र क्या होता है? सिद्धांत, अवधारणा और विचारों पर आधारित होता है। इसमें नया डाटा एकत्र नहीं किया जाता है, कुछ नया डाटा एकत्र नहीं किया जाता है। जो डाटा है ना, जो आपका थ्योरी है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अपने विचारों के अनुसार। यानी शोध पत्र में सिद्धांत, अवधारणा और विचारों पर आधारित होता है, इसमें नया डाटा एकत्र नहीं किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा शोध पत्र में नया डाटा एकत्र नहीं किया जाता है, तो थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर में। ये सब की पॉइंट है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना साथियों। अब है कि बेस्ड ऑन थ्योरीज, ये जो थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर है किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, नो न्यू डाटा इज कलेक्टेड। कोई नया डाटा यहाँ पर कलेक्ट नहीं किया जाता है। पुराने जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी पर अपने विचार रखे जाते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया जाता है अपने विचारों के अनुसार। कुछ होता है अनुभवजन्य शोध पत्र, यानी इसको कहते हैं एक्सप्रिकल रिसर्च पेपर। एक्सप्रिकल रिसर्च पेपर जिसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, अनुभवजन्य शोध पत्र। और अनुभवजन्य शोध पत्र में कुछ चीजें होती है, तभी आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं और फिर उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपने खुद ही उस पर एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी डाटा का अगर यूज करते हैं तो वैसा जो भी रिसर्च पेपर होता है वो अनुभवजन्य शोध पत्र होता है, क्योंकि वहां आप इन चीजों को कर सर्वे कर इंटरव्यू लेकर, ठीक है, या फिर उसको अप्लाई करके किसी चीज को आप उसको खुद महसूस करेंगे, खुद आप अनुभव करेंगे और उसको आप लिखेंगे अपने रिसर्च पेपर में। इतने लोगों के इंटरव्यू के आधार पर, इतने लोगों के क्वेश्चनायर के आधार पर हमने ये चीज पाई है। यानी यह बेस्ड होता है प्राइमरी डाटा। बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे, हम सर्वे से प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से,
और ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे। उसी को कहते हैं अनुभवजन्य शोध पत्र या अनुभव या उसको एक्सपेरिकल रिसर्च आर्टिकल। इसके बाद समीक्षा शोध पत्र। समीक्षा शोध पत्र क्या होता है? जैसे लिटरेचर रिव्यू हम पहले ही देख रहे थे। समीक्षा शोध पत्र में क्या होता है? हम पहले से प्रकाशित, है ना, रिव्यू रिसर्च पेपर यानी पहले से जो प्रकाशित शोध है ना, हम उससे 10, 12 या 15 का विश्लेषण करेंगे, फिर उसमें अपना कंक्लूजन देंगे, मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार का अगर रिसर्च है, ये बेसिकली सेकेंडरी डाटा पे होता है। ये किस पे होता है? सेकेंडरी डाटा पे आधारित होता है। यहाँ पर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जो पहले से शोध हो चुके हैं उन शोध ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज एंड इवैल्यूएट्स एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडी, जो अब तक रिसर्च हो चुके हैं, जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम उनका अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर भी हम अपनी चीजों को लिखेंगे। अनुभव मतलब क्या? पढ़ने के बाद। ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल कुछ करके अनुभव करें, यहाँ पढ़ने के बाद उसका समीक्षा करेंगे, एनालिसिस करेंगे दूसरे रिसर्च पेपर का, और फिर अपना तीसरा हम अपना उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐतिहासिक शोध पत्र भी होता है, जहाँ किसी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में लिख दी जाती है। यहाँ भी एक प्रकार से कर सकते, सीधे विस्तार से लिख दिया जाता है। किसी ऐतिहासिक किसी चीज का, किसी दस्तावेज का आप लिख सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर में। अतीत की घटनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों पर आधारित होता है। इसको आप बहुत ही आसान होता है, आप उसका सिर्फ एक्सप्लेन कर दिए वर्तमान तक, है ना, प्राचीन से लेकर वर्तमान तक उसका जो स्थिति है उसको आप बता दिए। ये भी आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है। ये सब रिसर्च पेपर है ना, बहुत आसान होता है लिखना। इस हिस्टोरिकल ला बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, रिकॉर्ड्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर हम किसी भी इस प्रकार के रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। अगला होता है और बहुत ही ये अच्छा माना जाता है तुलनात्मक शोध पत्र, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव रिसर्च पेपर। 2 या 2 से अधिक सिद्धांतों, समाजों या अवधारणाओं या फिर कोई 2 स्थानों का, ठीक है, 2 विद्वानों के बीच का आप उनका तुलना करते हैं, दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, और पूरे आपका रिसर्च पेपर में दोनों का कंपैरिजन रहता है। बाद में कंक्लूजन में आप किसी को बेस्ट, किसी को कम, इस प्रकार करके चीजों को लिखते हैं दोनों के बारे में, ठीक है। तो ये होता है तुलनात्मक शोध पत्र, कंपैरेटिव। और अगर अन्य तरीके से देखिएगा, अन्य टोटल अगर इसके वर्गीकरण देखें, और भी 3 है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, और भी 3 है। वैसे मैन 5 हो गया, 5 टाइप्स होता है। इसके बाद अन्य में प्रायोगिक शोध पत्र हो गया, केस स्टडी शोध पत्र और व्याख्यात्मक शोध पत्र, यानी एक्सपेरिमेंटल, जिसका हम प्रयोग करके लिखते हैं। ये बेसिकली साइंस वगैरह में होता है ज्यादा। केस स्टडी, कोई घटना अगर हो गया, उस पर आप मान ली कोई न्यूज में कोई घटना आया, आप उस पर अपना रिसर्च लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कोई केस स्टडी, पर्टिकुलर किसी केस को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं। व्याख्यात्मक शोध पत्र डिस्क्रिप्टिव और बस ऐतिहासिक जो शोध पत्र है इससे मिलता जुलता है। आप किसी भी चीज का एक्सप्लेन कर दीजिए, जो कि दुनिया में उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको कुछ नई चीजें मिली, उसका सीधे एक्सप्लेन कर दीजिए डिटेल्स में, वो इसमें आ जाएगा। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए रिसर्च पेपर के? 8, लेकिन मेन कितना हो गया? 5, और सबके बारे में समझ लिया है। और जैसा हमने पहले ही कहा साथियों, हम लोग पेपर 1 को हलवा बनाने के स्टाइल में पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, तो आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है, आपके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप हमारा डाउनलोड करें। उस ऐप पे क्लासेस चल रही है, और क्लासेस चल रही नहीं रही है, बल्कि क्लासेस दौड़ रही है ना। आप भी चाहते हैं हमारे साथ दौड़ना और जेट में अपना स्थान पक्का करना, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां बिल्कुल शानदार तरीके से आप क्लासेस कर सकते हैं और पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जब डाउनलोड हो जाएगा ना, तो स्टोर सेक्शन पे जाना है, और स्टोर सेक्शन यहाँ पर देखिए, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ पर शो होने लगेंगे। इसी में जब आप नीचे बढ़िएगा ना, मैं नीचे बढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, नीचे जब जाइएगा तो आपको व्यू ऑल कोर्सेज आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको जेट का बैच मिलेगा, जेट से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे बैच दिख गया होगा। ये पेपर 1 का है, ये पेपर 1, और पैसे की बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर कोई फी ही नहीं है। यहाँ हिस्ट्री की है, यहाँ सोशलॉजी की है, और ये पेपर 1 की बैच चल रही है। आप जिसमें भी चाहें एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो या एंट्री लेने में कोई दिक्कत हो कोर्सेज में, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। 7541840154, इस पे कॉल कीजिएगा, आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा।
तो साथियों, अगर आपको जेट जो 18 सालों के बाद हो रहा है निश्चित सफलता चाहिए, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद,